बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ईरान अमेरिका जंग के फौरी खत्म होने के इम्कानात कम होने लगे हैं। सदर ट्रंप के जवाब पर ईरानी जवाब से लगता है कि मुज़ाकराती ट्रेन बंद गली में फंस चुकी है। दोनों जानिब के बयान देखें तो वाज़ेह होता है कि फरीकैन मुज़ाकरात से ज्यादा लड़ने पर आमादा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी जवाब मुस्तरद किए जाने पर कहा कि ईरान अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ने पर मुकाबला भी करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि सफारतकारी के अपने असूल होते हैं और हमारा हर फैसला कौमी मफादात की बुनियाद पर ही होगा। जब भी हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे और जहां कहीं भी सफारतकारी की गुंजाइश नजर आएगी हम उस मौके से फायदा भी उठाएंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मैंने अभी भी ईरान के नाम निहायत नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरान गुज़िश्ता 47 बरसों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ सिर्फ ताखीर का खेल खेलता रहा है ताकि वक्त गुजारा जा सके। ईरान अपने जहन में शायद सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज में देखता हो, लेकिन हकीकत यह है कि वह फौजी लिहाज से शिकस्त खा चुका है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमेरिका ईरान में 70% फौजी अहदाफ को पहले ही निशाना बना चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्तों तक दोबारा हमले किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान की फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरान तरीकों से जवाब देंगे। जंग ऐसे मैदान में दाखिल हो जाएगी जिसका दुश्मन ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उन्होंने सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंग का जायजा लिया जाए तो वाज़ेह है कि दुश्मन अपने पहले से तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं कर सका, बल्कि हकीकत यह है कि खित्ते में अमरीकी इक़दामात ने ईरान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती को मजीद मजबूत किया है। अगरचे दोनों जानिब से तजावीज़ का सरकारी मतन आम नहीं किया गया, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक 5 ऐसे अहम नुकात हैं जिन पर ताहाल कोई इत्तफाक नहीं हो सका और यही इस वक्त मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहला तनाज़ा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर है। अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ है इस पर किसी भी किस्म की पाबंदी सिर्फ चंद सालों के लिए होनी चाहिए, मुस्तकिल तौर पर नहीं। दूसरा अहम मसला ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, जिस पर भी सख्त इख्तलाफ पाया जाता है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया है कि तमाम ज़ख़ीरा अमरीका की तहवील में दिया जाए, जिसे तेहरान ने साफ इनकार करते हुए मुस्तरद कर दिया है। सदर ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। तीसरा मसला अपनाए हुर्मुज़ और बहरी नाकाबंदी का है। ईरान इस अहम बहरी गुजरगाह पर अपनी मुकम्मल खुद मुख्तारी और बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट फीस वसूल करने का हक मांग रहा है। साथ ही इसकी शर्त है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप कहते हैं कि जब तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा चौथा मसला ईरान के मुंजमद असासों का है। ईरान ने अमेरिका से तकरीबन 270 अरब डॉलर के जंगी मुआवजे का मुतालबा कर रखा है, जो कि इसके बकौल अमरीकी और इसराइली हमलों से होने वाले नुकसानात की तलाफी है। ईरानी हुकाम ने मुतालबा किया है किसी भी पायदार मुआहदे के हिस्से के तौर पर उनके मुंजमद किए गए 20 अरब डॉलर के असासे फौरी बहाल किए जाएँ। पाँचवा मसला इलाकाई असर व रसूख का है। अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान खित्ते में अपने हामी ग्रुपों जैसे अब हिजबुल्लाह, हमास की हिमायत बंद करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी महदूद करे, लेकिन ईरान ने इन मुतालबात को अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और मौजूदा तनाव की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी हुकाम पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रब्ता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की सालसी में होने वाली अमरीका ईरान मुज़ाकरात गुफ्तगू का महवर रहे। अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान के दरमियान 24 घंटों में दूसरा रब्ता था। पाकिस्तान भी मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ और सफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा किया गया। कतर भी मुज़ाकरात में अहम किरदार के तौर पर सामने आया है। कतरी वज़ीर आज़म के अमरीकी नायब सदर JD वैंस के साथ मुलाकात से पहले और बाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ राब्तों को भी अहम करार दिया जा रहा है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और कतर मिलकर ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बार फिर कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में वाहिद सालिस पाकिस्तान है, जबकि कतर और दीगर ममालिक भी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सदर मसूद पज़ेश्कियान के बाद ईरानी फौजी क़यादत से मुलाकातों को अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुज्तबा खामनाई की एंट्री से मुज़ाकराती अमल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में फौजी हुकाम से मुलाकात में कई अहम पैगामात सामने आए हैं।
फौजी क़यादत से मुलाकात में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन पर भरोसा नहीं, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम बावकार सफारतकारी से मसले को हल और डट कर कौमी हकूक हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में चीन में ईरानी सफ़ीर के बयान ने सूरत हाल को नया रुख दिया है। ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने कहा है कि मुआहदा बड़ी ताकतों की ज़मानतों के साथ होना चाहिए, इसलिए चीन, ईरान, अमरीका के दरमियान मुमकिन मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। अब्दुल रज़ा रहमानी कहते हैं कि ईरान अमन सिक्योरिटी के लिए चीनी सदर के मंसूबे की हिमायत का ऐलान करता है। ईरानी सफ़ीर के बयान से सदर ट्रंप के दौरा चीन से पहले अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुआहदे के इम्कानात तो कम हो गए हैं, जिसका इजहार चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सदर ट्रंप के दौरे के एजेंडे से भी होता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमन व तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि जंग को दोबारा शुरू होने से रोकना तरजीह है। सफारती ज़राए सदर ट्रंप के दौरे के 10 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 23 मई से 25 मई तक दौरा चीन को अहम करार दे रहे हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में ईरान और अमरीका मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ऐसा हुआ तो 30 और 31 मई को ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का हतमी दौर हो सकता है। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के मुतवक्के सख्त जवाब पर बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर हैं में जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब से। रज़ा मोहम्मद साहब, सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद किया और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्तों के लिए दोबारा हमले भी किए जा सकते हैं। आपको लगता है कि मामला दोबारा से कशीदगी की तरफ जाएंगे या अभी भी कुछ डिप्लोमेसी जारी रहेगी? जी, मेरे ख्याल में जी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ अभी भी, और मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी जारी रहेगी। ये जो रेटोरिक है, सख्त बयानात हैं, काउंटर बयानात हैं, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ फरमाते हैं, कभी ईरानियन लीडरशिप कुछ कहती है, तो ये मेरे ख्याल में चलते रहेंगे, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे एक अंडरस्टैंडिंग लगता है डेवलप हो जाएगी दोनों साइडों में, और ज़ाहिर है गिव एंड टेक करना पड़ेगा। फाइनल डॉक्यूमेंट और फाइनल साइनिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, या फाइनल साइनिंग ऑफ द पीस एग्रीमेंट या एमओयू, जो भी हम कहें पेपर को, उससे पहले दोनों साइडें पूरी पूरी ट्राई करेंगी कि अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन पे जितनी ऊपर कर सकें करें, और ये सारे का सारा जो है उसी नेगोशिएशंस का एक हिस्सा है। बट मेरा ख्याल है जंग मैं नहीं देखता कि दोबारा जंग शुरू, ना ही मैं ये देखता हूँ कि दोबारा हमले जो हैं वो शुरू होंगे प्रॉपर। छोटी-मोटी ये जैसे होता है कि जी थोड़ी बहुत जो वायलेशंस पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा, यूक्रेन का भी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि उन्होंने 3 दिनों के सीज़फायर में कुछ थाउज़ेंड्स वायलेशन कर दी। बट अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ईरान में भी और अमेरिका में भी रियलाइज़ेशन ये है कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए। गिव एंड टेक हो जाएगा। अच्छा सर, एनालिसिस ही थे मुख्तलिफ के कहा जा रहा था कि ट्रंप के दौरा चीन से कबल कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक सफ़े का एमओयू है जिस पर बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मौजूदा डेडलॉक का आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? ईरान को, अमरीका को? क्या वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि जो प्रेज़िडेंट ट्रंप का दौरा है चाइना है या बीजिंग है, उससे सबको बहुत सारी तवक्कुआत हैं। जो बड़ी तवक्कुआत हैं उनमें से एक ये भी है कि ईरान और इज़राइल और अमेरिका की एक जंग है जो, उसका तस्फ़िया हो जाए, यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक सीज़फायर हो जाए, और उससे भी बड़ी तवक्को मेरा ख़्याल है उस दौरे से ये पाई जाती है कि चाइना और अमेरिका जो हैं वो एडजस्ट कर लें आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करके, ताकि दोनों कंट्रीज को भी फ़ायदा हो और इलाके को भी। अभी कमिंग ओवर टू दी एक्सपेक्टेशंस और रिटोरिक और कौन जो है वो सब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है दोनों साइडें कर रही हैं। अगर आप दोनों के बयानात देखते हैं, तो ये हॉट एंड कोल्ड की क्या वॉर है। किसी दिन बड़ा खूबसूरत बयान आ जाता है ट्रंप साहब की तरफ से, और जो इरानियन है वो ज़रा सख्त जवाब दे देते हैं। कभी इरानियन एक कोई जो है ऑलिव ब्रांच सामने करते हैं, तो ट्रंप साहब जो हैं वो ज़रा सख्ती दिखा देते हैं। लेकिन बाय एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा रिटोरिक, लेकिन कहीं न कहीं पे बात अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच जाएगी। मेजर इश्यू जो मुझे लगता है कि वो है न्यूक्लियर एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसका। एनरिच्ड और यूरेनियम का है, और न्यूक्लियर इश्यू जो है वो मेजर रहेगा।
तो उसमें ये है कि मॉनिटरियम कितने अरसे का होना है, क्या स्ट्रेट अवे जो है प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कुछ अरसा चलेगा, किस लेवल पे चलेगा, एनरिच यूरेनियम कितना जो है वो लेवल तक लेके जाया जाएगा। और जहाँ तक कुछ एनरिच यूरेनियम की बात हो रही है जी, 400 जी इनके पास पड़ा हुआ है ईरान में, उसका किसी को भी सही पता नहीं कि वो है कहाँ पे, क्या ठीक वो है। जमीन में दब के था या कहीं कोई सेफ जगह पे पड़ा हुआ है। बट आई थिंक ये एक मेजर स्टिकी पॉइंट है जो न्यूक्लियर वाला है। बाकी चीज़ों ठीक की है। अंडरस्टैंडिंग ओके, सबसे अच्छा पहले। जनरल साहब किसी भी माहदे के लिए ना कोई गारंटी रिक्वायर्ड होती है। अमेरिका के माहदे, इसराइल के माहदे, अभी हमने गज़ा पे देख लिया, माहदा होने के बाद भी तकरीबन 1200 अफराद शहीद कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर कबल भी वहाँ बमबारी हुई है। माहदा तो जाहिर बात है किसी न किसी बड़ी ताकत की ज़मानतों के साथ ही होना चाहिए। अ, इसलिए चीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुमकिन माहदे का जामिन हो सकता है, क्योंकि रूसी सदर ने भी ईरान को अफजुदा यूरेनियम रूस पर मुंतकिल करने की पेशकश तो की। कोई भी डील होती है तो इसमें उन दोनों ममालिक का कितना किरदार हो सकता है? आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब ये जो दौरा जी कर रहे हैं इसमें भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में जी चाइना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और रशिया भी, क्योंकि जो उस वक्त तीन ग्रेट पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, बाकी भी वो P5 में अगर आप देखते हैं और भी कंट्रीज हैं। तो मेरे ख्याल में गारंटीज ईरान मांगेगा और मांग भी रहा है। और जब गारंटीज की बात आती है तो कि लोग तो ये कहते हैं ट्रम्प की तो वो कोई गारंटी नहीं दे सकते, बट मैं इस तरह नहीं सही। कहूँगा। मैं ये कहूँगा जी कि ग्रेट पावर्स जो है वो भी गारंटर बन सकते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी गारंटर बन सकती है। ठीक है। बट थोड़े बहुत जो है वो खत्म जब हो जाते हैं और बात किसी नतीजे पे पहुंच रही होती है, तो उसमें मेरा ख्याल है चाइना जो है एक बहुत ज्यादा बड़ा किरदार, जैसे आप फरमा रहे थे, करेगा कि मेरे ख्याल में चाइना वो किरदार अदा करेगा एज अ ठीक। फैसिलिटेटर पीस लाने के लिए, क्योंकि चाइना डायरेक्टली इससे इफेक्ट है। और पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक भी काफ़ी एक्टिव हैं। कतर के वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ भी मुसलसल रबते में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से 24 घंटे में दूसरी बार रबता हुआ है। इन रबतों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये ममालिक ट्रंप पर दबाव डाल सकते हैं कि जंग की तरफ ना जाएं? जी मेरे ख्याल में जी जो सबसे बड़ी जो फैक्टर है ना, सबसे बड़ा मेरे ख्याल में वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है क्योंकि खत्े का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उनके पास जो इकोनॉमी उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिटायरली भी वो बेहतर हैं। उसके बाद कतर आ जाता है, फिर बहरीन आ जाता है। ये सारे ममालिक अहम, टर्की भी एक रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के अलावा। और अगर आप देखें तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिका के जो पड़ोसी हैं, कैनेडियन हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो कुछ न कुछ रोल अदा करते हैं। इवन जापान का आपने सुना होगा, कोरिया का सुना होगा। तो सब कंट्रीज में दे आर ट्राइंग कि जी किसी न किसी तरह कोई जो है हमारे से बात कर रहा है, कोई ईरान से बात कर रहा है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो एवरीवन इज ट्राइंग कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि सारे इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो ठीक रहे है। हैं और ग्लोबल इकोनॉमी जो है अफेक्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद हमसे बात कर रहे थे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी पाकिस्तानी मीशत और पाकिस्तानियों पर भारी पड़ रही है। हुकूमती दावों के बरक्स मीशत डावाडोल नजर आती है। पेट्रोल, घी, आटे, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई की नई लहर ने मुतवसत तबके को भी सफ़ेद पोशी से महरूमी की तरफ धकेल दिया है। अदाद शुमार और हकायक सामने रखे तो साफ नजर आता है कि हुकूमत का हाथ आवाम की जेब में है, जो पहले ही फटी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई भी सर पर दौड़ रही है। यूं लगता है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का तमाम तर बोझ पाकिस्तानी अवाम ने उठा रखा है। पिछले 2 माह के ज़्यादा शुमार देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल तकरीबन 64% तक महंगा हो चुका है। 9 मई को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 415 रुपए हो चुकी है। भारत में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नुमाया इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह यह है कि भारतीय हुकूमत ने मकामी सतह पर कीमतों को मुंजमद रखा है, जबकि ऑयल कंपनियों ने आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की बजाय खुद बर्दाश्त किया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सूरत हाल भी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। बांग्लादेश में अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत 10 से 16% तक महंगी हुई। यहाँ हुकूमत ने अवाम को बड़े बोझ से बचाने के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन पाकिस्तान में यूं लगता है कि हुकूमत इस मौके से फायदा उठा रही है। FBR की नाअहली का बोझ अवाम पर लादा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल 683 अरब रुपए तक पहुंच गया।
माली साल के पहले 10 माह में नजरसानी शुदा टैक्स हदफ 10,946 अरब रुपए था। जराये के मुताबिक FBR 10,263 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। अप्रैल में FBR ने 356 अरब रुपए जमा किए, जबकि इस माह टैक्स वसूली का हदफ 1,029 अरब रुपए था। अप्रैल में इनकम टैक्स 446 अरब, सेल्स टैक्स 320 अरब रुपए जमा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 65 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी की मद में 125 अरब रुपए जमा हुए। FBR का असल सालाना टैक्स हदफ 14,131 अरब था। नजरसानी शुदा हदफ कम करके 13,989 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। FBR की नाअहली को छुपाने के लिए हुकूमत ने टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने का शॉर्टकट पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफे की सूरत में निकाला है। पहले पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 103 रुपए थी, ये लेवी बढ़ाकर 117 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि IMF का मुतालबा ये रहा है कि इस लेवी को 80 रुपए फी लीटर तक होना चाहिए। यानी पेट्रोल पर 37 रुपए फी लीटर इजाफी लेवी वसूल करने की बड़ी वजह FBR के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करना है। रवा माली साल में पेट्रोल मसनूआत पर टैक्सों की मद में 1500 अरब रुपए वसूल करने का हदफ रखा गया है, जो FBR की कुल टैक्स आमदनी का 16% बनता है। यानी रियासत की मईशत अब बराह रास्त पैदावार या अमीरों से वसूली पर नहीं, बल्कि आम शहरी की रोजमर्रा जरूरतों पर लगाए गए टैक्सों पर खड़ी है। एक और हकीकत भी हुकूमत और इशराफिया की बेहिसी जाहिर करने के लिए काफी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने रवा माली साल के 9 माह में 425 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया, जो रियल स्टेट सेक्टर के तकरीबन 200 अरब रुपए से 2 गुना है, जबकि होलसेलर्स, रिटेलर्स और बरामद कुंदगान की मजमूई अदायगियों से भी कई ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मुल्क चलाने का सबसे बड़ा बोझ उस तबके पर डाल दिया गया है जिसकी आमदनी पहले ही महदूद और मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी है। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के असरात तरसीलात ज़र में भी नजर आना शुरू हुए हैं। अप्रैल में तरसीलात ज़र में 7.6% कमी रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर वतन भेजे, जबकि मार्च में यह हजम 3 अरब 83 करोड़ डॉलर रहा। अगरचे जुलाई से अप्रैल तक 8.5% इजाफे से तरसीलात ज़र 33 अरब 66 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे बज़ाहिर लगता है कि बजट में रखा गया 39 अरब 40 करोड़ डॉलर का हदफ हासिल हो जाएगा। लेकिन मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा चल खत्म ना हुआ तो ये ग्राफ तेजी से नीचे भी आ सकता है। आज एक मजदूर की दिहाड़ी घर का चूल्हा जलाने के लिए नाकाफी हो चुकी है। वालिदैन बच्चों की तालीम और इलाज के अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ आवाम को रिलीफ देने की बजाय टैक्सों, बिजली के निर्खों और महंगे ईंधन के बोझ तले मजीद दबा रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे ने महंगाई का वो तूफान खड़ा किया है कि आम आदमी के लिए ईद कुर्बान पर कुर्बानी का जानवर खरीदना भी महाल हो गया है। यूं लगता है कि हुकूमत ने नाअहल FBR हुकाम, कॉरपोरेट और रियल एस्टेट सेक्टर समेत अशराफिया को बचाने के लिए अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने का प्लान बनाया है। बजट की आमद भी अब देखना है कि हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देती है या अगले माली साल में भी हुकूमती नाअहलियों का बोझ आम आदमी और तनख्वाहदार तबका ही उठाएगा। सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महंगाई डबल डिजिट में है, तजारा भी बढ़ गया है। बताइएगा इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, इसकी वजह वाकई ईरान अमेरिका जंग ही है या हुकूमत की वो नाकाम पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले शुरू हुए हैं, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, पूरी जिम्मेदारी से कही जा सकती है कि इस जंग से पहले पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम हो चुकी थी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही थी, पाकिस्तान की बरामदात गिर रही थी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स गैर जरूरी बढ़ रही थी, शरह नमू सुस्त हो रही थी, गुर्बत बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और एक नारा था कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व्स बढ़ गए। अरे भाई, रिजर्व्स आपके जरूर बढ़े हैं। 16 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स हैं, 8 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 3.5 अरब डॉलर चीन के हैं, 11.5 अरब डॉलर तो ये हो गए। बाकी आपने बॉन्ड इशू किए, कर्जे लिए, हमारे रिजर्व्स हैं कहाँ? ये तो हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में है। अभी झटका लगा, आपने देखा कि UAE ने, जो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त था, अचानक वो पैसे अपने वापस मांग लिए। क्या ये सबक मैंने नहीं सीखा कि अब जो ये 11.5 अरब डॉलर दूसरों के हैं, अगर कोई तब्दीली आती है वो किसी बात पे हमसे नाराज होते हैं, हम उनके मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते, वो रिजर्व वो वापस ले लेते अपने पैसे, तो मेरा क्या होगा? यानी ये तस्लीम कर ले, मईशत कमजोर है। 28 फरवरी से पहले कमजोर थी, अब मजीद कमजोर हुई है। उसको उसके जंग के खाते में डाल रहे हैं, वो सही नहीं है।
उसकी बुनियादी वजह है अशराफिया की मैशत, वफाक की पॉलिसियाँ, चारों सूबों की पॉलिसियाँ या तीनों पार्टियों की हुकूमत है, स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ, SCCP की पॉलिसियाँ, NAP की पॉलिसियाँ, FBR की पॉलिसियाँ, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, बैंक्स, इस्लामी बैंक्स, इन सब का एक गठजोड़ है ताकतवर तबकों के मफाद अच्छा, में। अभी पॉलिसी और से बात की तो एफबीआर का आपने जिक्र किया ना, जो मौजूदा माली साल के में एफबीआर का 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है 10 माह में, और बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत ने शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए पेट्रोल पर लेवी बढ़ाई, क्योंकि IMF ने तो 80 रुपए फी लीटर लेवी का कहा था, लेकिन हुकूमत इस वक्त 117 रुपए लेवी ले रही है। क्या हुकूमत के पास इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं थी? सलमान हैदर साहब, पहले हम अपने रिकॉर्ड सही कर लें। जो आपने फरमाया वो है जो हुकूमत कह रही है। IMF ने कभी नहीं कहा कि आप 80 रुपए के पेट्रोलियम लेवी लें, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम 80 रुपए फी लीटर लेवी लेंगे। उन्होंने कहा आपका मुल्क है, हम तो ये चाहते हैं कि आपकी अगर टैक्सों की वसूली बढ़ती है, आप टैक्सों की चोरी रोकते हैं, अपने शाना अखराजात कम करते हैं, तो फिर बजट खसारा कंट्रोल हो जाएगा। आप कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। हमको IMF कहते हैं जी फिर आप क्या करना चाहते हैं? कहते हैं जी पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ा देते हैं। ये आपका मुल्क है, आप जाने। तो ये मत कहिए, मतलब मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि ये IMF ने 80 रुपए कहे थे, बिल्कुल नहीं कहे थे। ठीक। मैं रिकॉर्ड पे बता, असल चीज जो आपने बताई 684 अरब रुपए तो जरूर है, लेकिन उससे कतई नजर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह चुके हैं, FBR एक साल में जितना उसको करना चाहिए टैक्स जमा, उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। 15,000 अरब रुपया सालाना। अब इसमें सूबों का कारनामे भी शामिल कर लें, वो भी पीछे नहीं है। ना तहरीक इंसाफ पीछे है, ना पीपल्स पार्टी पीछे है। 2 सूबों में, बाकी जो आपको पता है पंजाब में ठीक है। मुस्लिम है, इनका भी आपस में गठजोड़ है, तो वो भी ठीक है। 10,000 अरब वो तो ये जो 25,000 अरब रुपए है, अगर इसका 1/3 भी अगर ये चोरी का या जो टैक्स लागू नहीं किया कर लें, मैं आपको गारंटी करता हूँ अल्लाह के फजल से इस मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी। मगर क्या मगर सर वजह भी तो बतानी है ना आपने कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। तनख्वाहदार जो तबका है वो तो बड़ा आसान हदफ है, सबसे ज़्यादा बोझ उन पे डाला जाता है, दूसरे तबके से टैक्स डेट पे ये लोग क्यों नहीं आ रहे? अब क्या है निज़ाम में, किस किस्म की खराबी है? आप क्या समझते हैं, क्या हल है इसका? सलमान हैदर साहब, ये जो आज खराबी है, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। 93 में जब बाहर से पाकिस्तान आया था, तो 95 में आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालें, 96 की, वही बात होती थी कि हमें टैक्स की चोरी रोकनी है, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, मईशत को दस्तावेजी बनाना है। पार्लियामेंट ये कहती है, एक पार्लियामेंट नहीं, सूबाई असेंबली कहती है ओवर माई डेड बॉडी, करके दिखाएं आप। तो जब वो आपके सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे अपने तीनों पार्टियों का मंशूर है, मैं आपको बता दूं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, मईशत दस्तावेजी बनाएगी, लेकिन कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो इसकी कोशिश करेंगे तो जो मुंतखब नुमाइंदे आपके हैं उस हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। तो वो भी नहीं चाहते, बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल नहीं चाहती, FBR में करप्शन है वो भी नहीं चाहती। वो कहता है जब हुकूमत नहीं चाहती तो मैं क्यों करूं? वही NAP कर रहा है, वही बैंक्स कर रहे हैं, वही नेपरा कर रहा है, वही ओगरा कर रहा है। ये एक गठजोड़ है। वो बिजली की चोरी रोकना नहीं चाहते, गैस की चोरी रोकना नहीं चाहते, वो ट्रांसमिशन लॉसेस कम नहीं करना चाहते। तो ये गठजोड़ है, यही हल है कि अगर अवाम में ताकत है, जो इफ्तिखार चौधरी के लिए खामखा सड़कों पे आ गए थे, कभी मुल्क को बचाने के लिए, कभी गुर्बत के लिए, अपने 11 करोड़ वो लोग जो गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, अभी वो 26 मिलियन बच्चों के वालिदैन जो स्कूल नहीं जा रहे, ना अगले 20 वर्षों में जाएंगे, वो कभी ये भी तो जिम्मेदारी महसूस करें कि बीवी बच्चों को मारने के अलावा भी उनकी कोई जिम्मेदारी है। आपके कहने के मुताबिक हुकूमत के इतने हाथ बंधे भी नहीं है, अगर चाहे तो वो बहुत सी जगहों पर रिलीफ दे भी सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सदीकी साहब, हमारे मुर्शद हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। महंगाई के शोर में बजट से पहले कौमी असम्बली के इजलास में 28वीं तरमीम समेत अहम कानून साजियों की बाज़गश सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बजट से पहले NFC अवार्ड की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली की कोशिशें हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, एयाज जाकरानी, शाजिया मरी, MQM के अमीनुल हक, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और JUI के उस्मान बादीनी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में आईनी तरमीम और दीगर अमूर पर वसी इत्तफाक राय हो जाएगा। हुकूमत जहाँ इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रही है, वहीं अपोजिशन के साथ राब्तों में भी बेहतरी है। कानून साजी समेत अहम तयनातियों पर जल्द
ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास, महंगाई का शोर और ऐसे में 28वीं तरमीम के हवाले से बाज़ इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप खुद बड़ी अवामी सियासत करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने आम आदमी पर बहुत बोझ डाला है और अब ये तनकीद हो रही है कि हुकूमत अपनी दरअसल नाअहली छुपाने के लिए बोझ आवाम पर डाल रही है, क्योंकि बहुत से माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने 683 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल था टैक्स कीमत में, वो पेट्रोल और लेवी की सूरत में बढ़ा दिया है। क्यों सर, क्यों बोझ गरीब आदमी पर डाला हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, बात ये है कि ये IMF की कमिटमेंट्स हैं और ज़ाहिरी बात है कि IMF के जब प्रोग्राम होते हैं, एक बड़ा मुश्किल और स्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अवाम पे ये वाक़तन बोझ है और इसमें अवाम जो है वो सफ़र कर रही है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि ये आलमी कीमतें जो हैं वो बड़ी हैं और बड़ी ही फ्रैजाइल सिचुएशन है। आपको पता है कि जैसे ही कोई एक ट्वीट आता है किसी लीडर का इन दोनों फरीकैन में से, तेल की कीमतें जो हैं वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती हैं। वो अगर $100 बैरल पे हों तो वो फिर 105, 110, 114 तक ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। तो मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखते हुए ये इक़दामात हम उठाते हैं और ज़ाहिरी बात है, वाज़ेह तौर पे मैं बज़ाते खुद अगर आपको कहूँ तो हर कोई जो है इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, बाशमूल हुकूमत खुद भी इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये एक टेम्परेरी चीज़ है, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। और एक जो देर पा अमन की बात की जा रही है, जिसके लिए डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है सफारती तौर पे जी, सालसी करवा रहा है। मैं और उसकी अकील कोशिश साहब, जारी आपका है। इसी हवाले पॉइंट से बिल्कुल जी वैलिड जी है और आई अंडरस्टैंड कि मैंने फिर शुरू में इसीलिए कहा कि आप अवामी सियासत करते हैं, तो इस तरह की पोजीशन आपके लिए डिफेंड करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जी सर, एक्चुअल चीज़ ये है कि IMF ने जो कदगन लगाई थी वो 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी का कहा था, लेकिन हुकूमत 117 रुपये ले रही है। सबसे पहले बताएं आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि हुकूमत को तो ईरान अमेरिका जंग की वजह से अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, जैसे भारत, बांग्लादेश, खित्ते के दीगर ममालिक दे रहे हैं। जी, देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज हमने बिल्कुल दी हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टारगेटेड सब्सिडीज आपको पता है कि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 100 रुपये पर लीटर हमने वो टारगेटेड सब्सिडी अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो ई-वॉलेट्स के थ्रू जो छोटे किसान हैं उनको भी प्रोविंशियल स्कीम्स के अंदर जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तो ये टारगेटेड सब्सिडी तो हमने दी है, ऐसा तो नहीं है कि सब्सिडी नहीं दी या अवाम का ख्याल नहीं है हुकूमत को। ज़ाहिरी बात है, ख्याल है। तो इसी वजह से ही जो है तमाम तर मामला सब्सिडीज़ के हवाले से जो है वो हमने किया है। और इसके साथ जो IMF के प्रोग्राम की आपने बात की, बिल्कुल देखें, IMF की जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं उनको मीट करना हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है। फिर IMF की सपोर्ट के साथ ही हम बाकी चीज़ें जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। जिस तरह आप वर्ल्ड बैंक का देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का देखें, फिर उसी तरह जो हमारे खलीज के पार्टनर्स हैं या दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से तमाम तर मामला, तो या इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो जो लेवी के टारगेट्स हैं उनको मीट करना जो है, ये एक फिस्कल डिसिप्लिन का जो एक मुंह बोलता सबूत है। अब जो आपने बात की कि शायद वो एक अमाउंट पे फिक्स कर दी गई थी, उससे ओवर एंड अबव क्यों गया गया, तो ये मार्केट की जो कंडीशन अभी फिल वक्त फ्रैजाइल कंडीशन है कि तेल की कीमतों में लेवी, तो आपने एक बात कर दी कि शायद फिक्स लेवी के हवाले से आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ जो तेल की फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं, और उसका थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं आपके नाज़रीन के लिए तो बेहतर होगा कि इस जंग से पहले जनवरी 2026 में 60 से 70 डॉलर जो है पर बैरल था। ये क्रूड ऑयल की बात की जा रही है। और पीक जो क्राइसिस के टाइम पे ये तमाम तर मामला 120 से 140 डॉलर पर बैरल पे गया। फिल वक्त अभी जो है ये 105 डॉलर पर बैरल पे है। और ओवरऑल जो इंक्रीज हुई है वो तकरीबन 50 से 60% इंक्रीज हुई है इस तमाम तर मामले में। ये तो मैंने आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात की। इसी तरह दीगर जो गैस की प्राइसेस हैं या दीगर जो मामलात हैं, जिस तरह गैस की अगर बात करें तो आपको पता है कि कतर के थ्रू हो रहा था और फोर्स मेजोर जो है वो भी इंटैक्ट हो चुका है। सारा मामला उन्होंने वो बताया कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम आपको डिलीवर कर सकें गैस के हवाले से चीजें। हुकूमत की एफर्ट्स अपनी जगह पे बैरिस्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस अगर FBR की कहीं उसकी कारकर्दगी में फ्लॉ है, जो कि है, मुझे आपको ये तस्लीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, ये कभी भी ताजिर बरादरी से टैक्स लेने में के दावे ज़रूर करती है लेकिन नाकाम रहती है। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ FBR का किरदार है वहाँ पेट्रोल और या इस क्राइसिस को लेते हुए आवाम से क्यों ज़्यादा पैसे रिसीव किए जा रहे हैं? 64%
यानी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो जो सैलरीड क्लास है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, आइंदा बजट में आप लोगों ने उनके को रिलीफ के लिए कुछ किया है? जी बिल्कुल, आइंदा बजट के हवाले से अगर आपने बात की तो बिल्कुल हम इन डिस्कशंस हैं विद IMF। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगले माह जो है बजट आना है, और बजट के हवाले से जो तमाम तर मामलात हैं, हमारी कोशिश है कि हम सैलरीड क्लास को उसमें जो है रिलीफ दें, और इसी तरह पेंशन फ्रीज के हवाले से कुछ डिस्कशंस चल रही हैं। दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को उस हवाले से हमारा है कि कोई फिस्कल रिलीफ मिलना चाहिए, और इसी तरह दीगर जो मामलात हैं वो इसी हवाले से हैं कि हमने जो इंक्रीज की है पिछले 4 साल में सैलरीज, अगर आप देखें तो 60% सैलरीज इंक्रीज की है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि सैलरी या फिस्कल रिलीफ और सैलरी की इंक्रीज जो है वो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो उसके साथ साथ हमारी ये बिल्कुल कोशिश है कि हम सैलरीड क्लास को रिलीफ दें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। और जहां तक आपने बात की कि सबसे ज्यादा टैक्स वो देते हैं और उन्हीं पे इतना ज्यादा बोझ और बर्डन, मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में या ज़ाती हैसियत में आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि हल्के की सियासत बिल्कुल ये डिमांड और तकाजा करती है कि कीमतें कम से कम हो, क्योंकि जो दावे और जो वादे हम करके आए होते हैं उनको वी हैव टू लिव अप टू दोस। Exactly. सो यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि बजाते खुद इन माय प्राइवेट कैपेसिटी मैं बिल्कुल ये ज़रूर समझता हूँ कि ये इंक्रीज जो है वो अवाम पे बोझ के मानद है। लेकिन जैसे ही कीमतों में कमी आएगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो मैंने अभी आपको बताया क्रूड ऑयल के हवाले से और दीगर चीजों के बारे से, तो वो फौरी बिला ताखीर अवाम तक जो है वो उसको पास किया जाएगा उसको। और जैसे पहले भी पास किया गया, जिसकी मिसाल भी मौजूद है इन्हीं क्राइसिस के अंदर। तो हमने बिल्कुल हुकूमत ने ऐसा इकदाम नहीं उठाना, हुकूमत ने बिल्कुल जो रिलीफ है फिल फॉर वो पास ऑन करना है एंड कंज्यूमर तक, ठीक है। अवाम तक। आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सवाल है। महंगाई का शोर अपनी जगह है, कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम और कानून साजियों पर भी बाज़गश्त हो रही है। क्या कोई ड्राफ्ट तैयार हो गया है 28वीं तरमीम के हवाले से, और सारी ताज़ी जमातें ऑन बोर्ड हैं? देखिए अभी तो बहुत नेस्टिंग स्टेज पे चीजें, मैं आपको बताऊं कि 28वीं तरमीम के हवाले से, क्योंकि 27वीं के बाद 28वीं ही ने आना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि उस वक्त जो एक डिस्कशन स्टार्ट हुई थी 27वीं के टाइम पे, और जो कि चीजें लेफ्ट ओवर हो गई थी, जो रखती गई थी फॉर द नेक्स्ट अमेंडमेंट, तो उन पे कॉन्वर्सेशन उस वक्त ऑन एंड ऑफ चलती रही है। और फिल वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक कोई ऐसी आईनी तरमीम जो है वो वाज़े तौर पे या ऑफिशियली मैं आपको कहूं तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उसको यानी नथिंग, फिल यानी फॉर को एनएफसी टेबल का किया कोई जाए। नया फार्मूला और पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक पेज, ये ऐसी कोई चीज़ इस वक्त नहीं है सामने इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से देखें इत्तेहादियों की भी डिमांड थी 140A के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। अब उस पे जो है वो हमने पिछली दफा भी उनसे कहा, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की थी। तो वो एक पॉइंट जरूर है। उसके अलावा एनएफसी के ऊपर हमने बिल्कुल वफाक का ये मौक़िफ़ है कि सारा बर्डन जो है वो वफाक शेयर नहीं कर सकता। कम से कम जो स्पेंडिंग है, जो पीएसडीपी है या दीगर जो चीजें हैं, वो कम से कम शेयर होनी चाहिए। और उसमें फिर जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का, जो कि डिफाइंड नहीं है, वो वफाक ही बेयर करता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का भी वफाक ही बेयर करता है। तो उस हवाले से चीजें जो हैं कोई आई थिंक कंसिडर हो सकती हैं, लेकिन फिल वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक कोई ऐसी बात नहीं है किसी हवाले से। लेकिन ये ऐसे इश्यूज हैं, ये अवाम से रिलेटेड इश्यूज हैं। देखिए ना, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद जम्मू और कश्मीर हो गया, देयर इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये नहीं हो सकता कि वफाक ही सारा वो बर्डन शोल्डर करता रहे। और क्योंकि सूबों में इक्वालिटी भी होती है और बिल्कुल वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट मैं समझता हूँ कि ये बर्डन जो है अक्रॉस द बोर्ड शेयर होना चाहिए। और ठीक है। सबको जो अच्छा, है वैसे लास्ट वो क्वेश्चन, पीटीआई के साथ कोई मामला बेहतर होने जा रहे हैं? क्योंकि खबरें तो हैं वजीर आजम साहब और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब के दरमियान कोई मुलाकात होने जा रही है। कोई बर्फ पिघलेगी, कोई रिलीफ, ऐसी कोई चीज़ आप लोगों की तरफ से? देखें, मुलाकात होना, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, और अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए। मैंने इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, ये इनकी मुलाकात ज़रूरी है, क्योंकि इनके अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो अंडर डिस्कशन आते हैं, और दीगर जो इश्यूज़ हैं हाउस के हवाले से वो भी अंडर डिस्कशन आ सकते हैं। तो फिल वक्त तो मैं नहीं देख रहा। हाँ, बजट के दौरान बाज़ाब्ता तौर पे अगर उनकी मुलाकात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो तो वो हो सकती है, लेकिन फिल वक्त जो है मुझे नहीं लगता कि स्पेशल कोई मुलाकात आउटसाइड ऑफ सेशन जो है वो हो सके। ठीक है। प्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब,
हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान एक खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार करके मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। सरफराज बुगटी ने पीर को कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्दों ने इस खातून को ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया था और इसका निशाना इस्लामाबाद था। सरफराज बुगटी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ था कि खातून गायब हुई है, मगर अब इंटेलिजेंस इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई करके इस होलनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खैरुन्निसा ने अपने एतराफी बयान में कहा कि कजन ने डराया धमकाया, कलदम BLA के लिए काम करने को कहा, हमले के लिए जहन साजी की गई, शुक्र है खुदकुश हमला करने से बच गई। खातून ने बताया कि मैं गरीब घराने से हूँ, वालिद ड्राइवर हैं, खानदान को नुकसान के खौफ से खामोश रही। हकीकत बाद में मालूम हुई। पुलिस ने पकड़ने के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा, आगे पढ़ने और बढ़ने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार खातून की हालत ज़ार पर बात करते हुए कहा कि मैं इस बच्ची की कहानी सुनकर बहुत अफसुर्दा हुआ हूँ। इसे धमकी दी गई थी कि अगर इसने खुदकुश हमला ना किया तो इसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की इन कार्रवाइयों का बलोच कौम या बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये गिरोह बैनुल अक़वामी आकाओं को खुश करने के लिए अपनी ही बच्चियों का इस्तेसाल कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने ऐलान किया कि तमाम तर सूरत हाल और ब्लैकमेलिंग के पहलू को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने इस खातून को इसके वालिद के हवाले करने का फैसला किया है ताकि इसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाया जा सके। सरफराज बुगटी ने सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों को इस कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फोर्सेज की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान एक बड़े अलमिया से महफूज रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की दहशतगर्दों के इस प्रोपेगेंडे और हथकंडों से होशियार रहें जो बलोच शनाख्त का नाम लेकर मासूम लोगों को आलाकार बनाते हैं। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।